So friends, today we will discuss about the laws of Newton. बेसिकली न्यूटन्स ने बहुत सारे लॉ दिए थे। उससे पहले जान लेते हैं उनका जो बर्थडे है वो 4 जनवरी 1643 को हुआ था। और इन्होंने बहुत सारे लॉज दिए जैसे न्यूटनियन मैकेनिक्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, कैलकुलस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ऑप्टिक्स, बहुत सारे हैं। इस वीडियो में हम न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे उन्होंने 3 लॉज दिए थे, लॉ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। और ये सब के सब मोशन से रिलेटेड है कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन हो जाता है या मोशन से रेस्ट हो जाता है, उसके पीछे क्या थ्योरी है वो हम इस वीडियो में हम अच्छे से देखेंगे कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट जब रेस्ट होता है और कोई अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट होता है तो वो मोशन हो जाता है, या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है और कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट करता है तो डायरेक्शन चेंज कर लेता है या स्पीड चेंज कर लेता है। और डिटेल्स में हम इसके रिलेटेड एग्जाम्पल भी लेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करें। सपोज़ आप 100 मीटर रेस कर रहे हैं और आपको बोला जाए कि आप स्टॉप हो जाइए, रुक जाइए इमीडिएटली 1 सेकेंड में, तो आप क्या कर पाएंगे? और आपको बोला जाए फुल स्पीड से दौड़िए और राइट टर्न कर लीजिए या लेफ़्ट टर्न कर लीजिए, तो आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, कर पाएंगे पर ग्रेजुअली, स्लोली कर पाएंगे, इमीडिएटली नहीं कर पाएंगे। वैसे ही अगर आपको ट्रेडमिल पे अगर आप रनिंग कर रहे हैं फुल स्पीड में और आपको बोला जाए कि तुरंत स्टॉप हो जाइए, तो आप नहीं स्टॉप हो पाएंगे, स्लोली स्लोली स्टॉप हो पाएंगे। व्हाट इज़ द रीज़न कि ये ऑब्जेक्ट ईज़िली मूव हो पा रहा है, और अगर हम यही ऑब्जेक्ट अगर हैवी कर दें तो वो मूव नहीं हो पाता है हमसे, चाहे हम कितना भी फोर्स लगाएं। इसके पीछे क्या साइंस है, ये न्यूटन्स का लॉ कैसे एप्लीकेबल है इस पे, चलिए हम समझते हैं लॉ से। तो अकॉर्डिंग न्यूटन फर्स्ट लॉ state that every object will remain at a rest on in uniform motion in a straight line unless compelled to change its state by the action of an external force। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट है या मोशन में है तो वो अपना स्टेट तभी चेंज करता है जब उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट होता है या लगता है। तो चलिए समझते हैं डिटेल में इसको थोड़ा और। तो सबसे पहले हम अनबैलेंस फोर्स समझते हैं कि अनबैलेंस फोर्स होता क्या है। उससे पहले समझते हैं कि कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट पे। तो वो है, एक है नॉर्मल फोर्स और दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ऑलवेज अपने आप को न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं। तो जो नेट फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो एक्ट होता है वो कैसे होता है। मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इस पे फोर्स एक्ट हो रहा है, जो राइट साइड से फोर्स एक्ट हो रहा है वो ऑलवेज टेक एज अ पॉजिटिव, उनको हम पॉजिटिव में लेते हैं। जैसे यहाँ पर 10 न्यूटन फोर्स राइट साइड से एक्ट हो रहा है और यहाँ पर 10 न्यूटन लेफ्ट साइड से एक्ट हो रहा है। यहाँ पे जो साइन है, प्लस साइन पॉजिटिव को इंडिकेट कर रहा है और माइनस साइन नेगेटिव को इंडिकेट कर रहा है, और इस डायरेक्शन में ही हमेशा फोर्स लेते हैं। अगर हमें नेट फोर्स निकालना हो तो हम प्लस 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन दैट इज़ इक्वल टू 0 न्यूटन। तो इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए अनबैलेंस फोर्स और बैलेंस फोर्स के बारे में समझेंगे। तो यहाँ 50 न्यूटन दोनों साइड लग रहा है, मतलब यहाँ पे जो रोप है वो कहीं नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे ये बैलेंस फोर्स लग रहा है। यही अगर एक तरफ हम ज़्यादा न्यूटन का फोर्स लगाएं
तो देख रहे हैं यहाँ पे रोप पुलिंग जो राइट साइड में वहाँ ज़्यादा फोर्स है, तो यहाँ पे और लेफ़्ट साइड में कम है, तो यहाँ पे फोर्स अनबैलेंस है। ठीक उसी तरीके से न्यूटन्स दो चीज़ें और कहते हैं अपने लॉ में। तो पहला है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विल मूव ओनली इफ देयर इज़ अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन दैट। अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो तभी मूव होगा जब उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट होगा। तो एग्जांपल की मदद लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, मतलब रेस्ट पे है, और जैसे ही इसको जैसे ही अनबैलेंस फोर्स इस पे एक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो गया। सेकंड थिंग जो न्यूटन्स कहते हैं कि ऑब्जेक्ट विल चेंज डायरेक्शन और स्पीड अगर उस पर अनबैलेंस फोर्स एक्ट होगा। ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो अपनी स्पीड और डायरेक्शन चेंज कर लेगा अगर कोई उस पर अनबैलेंस फोर्स आता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट है और जैसे ही इसको किक किया जाता है तो ये अपनी स्पीड ग्रेजुअली स्लोली कम होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे डायरेक्शन भी चेंज करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ एग्जांपल लेते हैं। देख रहे हैं आप टेनिस जो प्ले हो रहा है, इसमें जो बॉल का स्पीड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होता है। ऐसे ही क्रिकेट में भी जिस स्पीड में बॉल आती है उस स्पीड से ज़्यादा बैट्समैन उसको हिट करता है तो उसका डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज होता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम उसमें एक इनर्शिया वर्ड भी होता है जिसको हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। अब इनर्शिया का डेफिनेशन देखते हैं। इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बॉडी अगेंस्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे बस है, इसके अंदर जो भी पर्सन्स बैठे हुए हैं वो अपने आप को उसी स्टेट में रहने की कोशिश करते हैं, पर अगर सडनली ब्रेक अप्लाई होता है तो बॉडी अपने आप ही अपनी पोजीशन चेंज करने की कोशिश करता है, स्टेट चेंज करने की कोशिश करता है, जो कि इनर्शिया होता है। और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो भी जितना ज़्यादा हैवी होगा, जितना ज़्यादा उसमें मास होगा, उसमें उतना ही इनर्शिया होगा। दूसरा यहाँ पे देखिए, जैसे हमने पहले देखा था कि जो लाइट वेट ऑब्जेक्ट है वो ईजिली मूव हो जा रहा है क्योंकि उसमें लेस इनर्शिया है, और यहीं पर अगर हैवी वेट को कहें तो यहाँ मोर इनर्शिया देन ये पर्सन से। अब यहाँ पे देखिए कि एक ट्रक है जो इसका मास ज़्यादा है, इसमें मोर इनर्शिया है, और जो कार है उसका मास कम है, उसमें लेस इनर्शिया है। तो हम कह सकते हैं जितना ज़्यादा बॉडी में जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया। इसीलिए एक्सीडेंट होते टाइम ट्रक को कुछ नहीं होता है, कार को होता है। और यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा मास है वो बहुत स्लो मूव कर रहा है क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया, और जिसमें लेस है वो ईजिली मूव कर जा रहा है। और देखते हैं यहाँ पे जो बॉय है वो इस कार्ट को खींच नहीं पा रहा है क्योंकि उसका इनर्शिया इसके बॉडी से ज़्यादा है, और यहीं पे अगर ये खाली है तो ईजिली मूव कर पा रहा है ड्यू टू लेस इनर्शिया। तो हम कह सकते हैं द ग्रेटर द वेट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट द मोर इनर्शिया इट हैज़। हैवी ऑब्जेक्ट आर हार्डर टू मूव देन लाइट ones because they have more inertia, और inertia also make it harder to stop heavy things once they are moving। तो पहला है कि ग्रेटर जितना ज़्यादा मास होगा किसी ऑब्जेक्ट में उसमें उतना ही इनर्शिया होगा, और दूसरा पॉइंट है ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा उसमें इनर्शिया होगा उतना ही उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसको मूव करने के लिए। और थर्ड पॉइंट जो है इनर्शिया ऑल्सो मेक इट हार्डर टू स्टॉप। अगर कोई बॉडी जितना ज़्यादा इनर्शिया है और वो मूव कर रहा है हाई स्पीड से, तो उतना ही उसको फोर्स चाहिए उसको स्टॉप करने के लिए। जैसे हमने कार और ट्रक का एग्जांपल देखा था, उसमें कार का जो इनर्शिया था वो ट्रक के कंपैरिजन में लेस था, इसलिए जो एक्सीडेंट के टाइम ट्रक को ज़्यादा नहीं कुछ नुकसान हुआ, कार को ज़्यादा नुकसान हुआ।
अब हम अगला जो लॉ है न्यूटन का सेकंड लॉ डिस्कस करने से पहले अगर हम सोचते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अगर नेट फोर्स लग रहा है, जैसे पहले लॉ में जो नेट फोर्स था वो ज़ीरो था, पर अगर नेट फोर्स उस पर लगता है तो ऑब्जेक्ट पर क्या होगा। हमने देखा कि ऑब्जेक्ट पे बैलेंस फोर्स लग रहा है, यानी नेट फोर्स ज़ीरो लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली चलता है। अगर यहाँ पे अगर फोर्स अनबैलेंस हो तो उस पर एक्सेलरेशन लगेगा। अगर एक्सेलरेशन लगेगा किसी ऑब्जेक्ट पे तो दो फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर वन पे बोल सकते हैं कि नेट फोर्स उस पर एक्ट होगा, मींस जो नेट फोर्स होगा वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर नेट फोर्स ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। और दूसरा जो फैक्टर है वो मास पे है, यानी अगर मास ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी कम होगा, मतलब वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डेफिनेशन है द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्सली अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब न्यूटन सेकंड लॉ समझने के लिए पहले हमें मोमेंटम समझना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ मोमेंटम? मोमेंटम होता क्या है? कभी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो वो उसमें ऐसा क्या होता है, तो इसका चलो हम डेफिनेशन देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन है द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ फाउंड बाय द मल्टीप्लाइंग द ऑब्जेक्ट मास इन किलोग्राम्स एंड बाय इट्स वेलोसिटी इन मीटर्स पर सेकेंड। तो अगर मैथमेटिकली बोलें तो मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ जो स्मॉल p है वो मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल m मास को और स्मॉल v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मोमेंटम के बेस पे ही हम सेकंड लॉ को डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। तो उसको समझने के लिए, मोमेंटम समझने के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे जो लगता है, चलिए हम 3 एग्जांपल से लेके समझते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हम रोज़मर्रा के ज़िंदगी में देखते हैं, डेली देखते हैं कि कुछ हैवी लोडेड ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर स्पीड में चल रहे हैं तो उनको स्टॉप करने के लिए स्लो करना पड़ता है। जैसे ट्रेन हो गया, प्लेन हो गया और हैवी लोडेड ट्रक्स हो गए, और भी बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं जो अगर लोडेड रहते हैं तो उनको स्टॉप करने के लिए हमें कोई फोर्स चाहिए। चलिए उस फोर्स से रिलेटेड ही हम केस वाइज समझते हैं कि कैसे क्या होता है मोमेंटम। केस वन है, केस वन में समझ लीजिए कोई साइकिल वाला है और यहाँ पे कोई लड़की खड़ी है और वो उसके आके एक्सीडेंट हो जाता है और वो थोड़ा बहुत उसको इंजरीज हो जाती हैं। तो यहाँ मोमेंटम क्या होगा? या मास ऑफ बाईसाइकिल है 40 kg एंड वेलोसिटी ऑफ बाईसाइकिल है 60 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ जो मोमेंटम होगा वो होगा 40 इंटू 60, दैट इज़ 2400 kg मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ जो मोमेंटम है साइकिल का वो 2400 kg मीटर पर सेकेंड, यहाँ kg मीटर पर सेकेंड यूनिट है मोमेंटम का। अब इसी को अगर हम दूसरे केस में लेके चलें तो दूसरे केस में देखते हैं जो कि है केस टू। देखिए केस टू में क्या होता है। अब यहाँ केस टू में है, यहाँ पे एक मैन खड़ा है और यहाँ हैवी लोडेड ट्रक आके इसके संग एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंट होने से इसको बहुत इंजरीज आएंगी, मे बी सीरियस केस हो जाएगा और मे बी डेथ भी हो सकता है और ये डाई भी कर सकता है। तो यहाँ पर मोमेंटम क्या है? तो यहाँ मास ऑफ जो ट्रक है मान लीजिए 2000 kg है और वेलोसिटी सेम रखिए 60 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो मोमेंटम हो जाएगा वो मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज 2000 इंटू 60, दैट इज इक्वल टू 120000 kg मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो मोमेंटम आप देख रहे हैं बाईसाइकिल के कंपैरिजन में ज़्यादा मोमेंटम है, तो यहाँ जो इंजरीज होंगी, एक्सीडेंट का जो इफ़ेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। अब यहाँ केस थ्री देखते हैं। केस थ्री में आप देखिए कि यहाँ ऑब्जेक्ट दोनों एट रेस्ट है, कोई वेलोसिटी नहीं है, मास दोनों में है, और मोमेंटम यहाँ पे क्या होगा चलिए वो हम समझते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन होता है, डज द स्टेशनरी बॉडी पोजेस मोमेंटम? क्या स्टेशनरी बॉडी मोमेंटम पोजेस करता है? देखिए मास ऑफ व्हीकल है 500 kg और हेयर व्हीकल एट रेस्ट है, मतलब वेलोसिटी तो ज़ीरो हो गया।
ठीक है, क्योंकि बॉडी एट रेस्ट है। तो यहाँ मोमेंटम जो होगा वो 0 kg मीटर पर सेकंड होगा। मीन्स जो स्टेशनरी बॉडी है वो कभी भी मोमेंटम नहीं अगर करता है। डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन में क्या है, इनिशियल जो मोमेंटम है वो mu मान लेते हैं और जो फाइनल मोमेंटम है उसको mv मान लेते हैं। तो यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब टाइम के संग मोमेंटम क्या चेंज हुआ है वो क्या होगा, वो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होगा अपॉन टाइम। टाइम के यहाँ पे जो रेट है, रेट का मतलब टाइम ही होता है, उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, वो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि m तो मास हो गया, इसको अगर हम अलग कर दिए तो यहाँ पे v माइनस यू अपॉन टी वो हमारा एक्सेलरेशन है। तो देखिए एक्सेलरेशन यहाँ हो गया। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें तो समझ ली कि जो हमारा मोमेंटम है वो टाइम के साथ और हम फाइनल और इनिशियल का जो चेंजेस होते हैं उस पर देते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन और मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे देखिए हमने जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन हटाने के लिए हमने के लिया है, और ये हमको पता है कोई भी अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू के को हम अगर 1 मान लेते हैं तो हमारा जो मैथमेटिकली इक्वेशन आ जाएगा वो हो जाएगा F इक्वल टू ma, दैट इज इक्वल टू फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो डेफिनेशन में हम समझते हैं, डेफिनेशन होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of an object is directly proportional to the unbalanced force in the direction of force। मतलब जो चेंज होगा मोमेंटम का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अनबैलेंस फोर्स, जो उस पर अनबैलेंस फोर्स अकर हुआ है और उसी के डायरेक्शन में ही, जिस डायरेक्शन फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में। तो हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन टी दैट इज इक्वल टू फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यही हमारा न्यूटन सेकंड लॉ है। अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। डिटेल में समझते हैं इसको। एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे एक जो बॉल है ये जैसी अर्थ पे आता है तो उस पर वो एक्शन लेके आता है और अर्थ उसको उसी फोर्स से वापस भेजती है, तो वो होता है रिएक्शन। देख रहे हैं आप यहाँ पे कि बॉल जैसे नीचे आ रहा है उतने उसे रिएक्शन भी लग रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये स्कूटर चला रहा है तो ये आगे जितना ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहा है उतना पीछे रिएक्शन भी ले रहा है, इसलिए आगे मूव कर पा रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे जो स्विमर है उसने पीछे से वॉल से फोर्स लगाया और अपने आप को धक्का दिया, तो उसने जैसे ही धक्का दिया तो जैसे ही किया वो आगे एक्सेलरेट होने लगी। तो जहाँ पे उसने एक्शन पीछे था उसका ठीक उतना ही फोर्स उसे रिएक्शन ही मिला। यहाँ पे फ्रॉग को भी देख लीजिए, ये अपने पाँव को पीछे कर रहा है ताकि वो आगे तैर सके, तो एक्शन और रिएक्शन यहाँ पर भी लग रहा है। और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे जैसे रॉकेट है, यहाँ पे जो रॉकेट का जो नीचे प्रोपेलर होता है जो प्रोपेल्ड करता है, मतलब पीछे जो ये अपना फोर्स अप्लाई करता है नीचे, वो एक्शन होता है, मतलब जो एग्जॉस्ट गैस से होगा और जो ग्रेविटी से उसे मिलेगा। तो यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन दोनों हो रहा है। अगला है यहाँ पे गन। जैसे बुलेट शॉट होता है गन से तो उसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे दोनों में फोर्स लगेगा, दोनों इक्वल रहेंगे, दोनों में एक्सेलरेशन लगेगा और एक्शन रिएक्शन दोनों हो रहा है न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। पर आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि एक्सेलरेशन जो बुलेट का है वो गन के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसलिए जब भी बुलेट शॉट होता है गन से तो मैन पीछे नहीं जाता है क्योंकि फोर्स इक्वल होता है, पर एक्सेलरेशन बुलेट का ज़्यादा है, इसलिए बुलेट आगे जाता है, मैन नहीं जाता है। तो ये कैसे हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे दोनों का फोर्स इक्वल है और बुलेट का एक्सेलरेशन ज़्यादा है। तो न्यूटन
का सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, दैट इज एक्सेलरेशन इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब जितना ज़्यादा मास उतना एक्सेलरेशन कम, इसलिए मैन पीछे नहीं जाता है, गन बुलेट जाता है।